जय हिंद साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉन टेक एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आए हैं जो कि आपके पूरे एंशियंट हिस्ट्री से है। और यह क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं उन सारे प्रश्नों को इकट्ठा करके आप लोगों को एमसीक्यू के रूप में दे रहा हूँ। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन होंगे और यह 50 क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो को देखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको जो है आपके पेपर में एंशियंट हिस्ट्री से किस तरह से किस लैंग्वेज में क्वेश्चंस बनते हैं। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। यानी कि दोस्तों ये पूछ रहा है कि उत्तर वैदिक काल में, जब उत्तर वैदिक काल चल रहा था, जब वैदिक काल था, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था, ऋग्वेद और उत्तर वेद। ठीक है, ऋग्वेद और उत्तर वेद। तो उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथों का सही क्रम वो है क्या। तो ऋग्वेद में देखिए ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक है ना। अब सबसे जो प्राचीन वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद ही है। और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था, एक वेद की रचना हुई थी। सबसे जो नया वेद है आप लोग जानते हैं वह आरण्यक नहीं है, इसे बोलते हैं हम अथर्ववेद। ठीक है ना। तो सही क्रम जानना है कि सही क्रम है क्या। सबसे पहले किस चीज़ की रचना हुई थी, तो कह सकते हैं सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में वेद की रचना हुई थी, फिर ब्राह्मण था, फिर आरण्यक था, फिर उपनिषद था। ठीक है ना। आरण्यक उसे बोलते हैं जिसकी रचना कहाँ हुई हो, जंगलों में हुई हो। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाए, देखिए क्या है। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे जनजातीय, ग्रामीण, यायावर या खाना बदोश, शहरी। दोस्तों खाना बदोश का मतलब ये है कि कच्चे मांस खाना। ठीक है ना। इनके पास सभ्यता नाम की चीज़ ना होना। अच्छा, ये बोला है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बता दें, हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सैंधव सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब क्वेश्चन पूछा है कि निवासी थे। ये जो निवासी थे यह जनजातीय थे, ग्रामीण थे, खाना बदोश थे, शहरी थे। तो दोस्तों ये कैसे थे, शहरी थे। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो लोग जहाँ निवास करते थे उनके मकान क्या होते थे, पक्के बने होते थे। नालियाँ पक्की थीं। ठीक है ना, नालियाँ पक्की थी और रोड एक दूसरे को जो है इस टाइप में काटते थे। अब ख़ास बात यह है कि जो पक्के घर होते थे उसके जो निकास द्वार होता था हमेशा पीछे की तरफ होता था। ठीक है ना, पीछे की तरफ होता था। बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शहरी क्षेत्र। आगे चलते हैं। निम्न में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो खास बात यह है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए किया था स्पेशली विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। तो देवपाल, धर्मपाल, गोपाल, महिपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धर्मपाल। कौन बताएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कौन से सन में की थी। ठीक है ना, आपको सन बताना है। और साथ ही आपको बता दें, अखंड भारत का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला था और भारत का पहला विश्वविद्यालय वो कौन सा था, नालंदा था। कौन सा था, नालंदा। आगे चलते हैं। हर्यक वंश के इनमें से किस शासक को कुड़िक कहा जाता है। उदयीन, अजातशत्रु, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं। अब बात आती है कुड़िक की। कुड़िक के मतलब ये है पिता की हत्या करने वाला, पिता की हत्या करने वाला। ठीक है। तो किस शासक ने कहा था, कहा जाता है उदयीन, अजातशत्रु, बिंबिसार और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजातशत्रु। ठीक है ना, अजातशत्रु। इसका हम जो है अजातशत्रु ने क्या किया था, अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया था। बिंबिसार की हत्या करके क्या किया था, शासक बना था बिंबिसार। और अजातशत्रु को भी उसकी पुत्री ने मारा था, उसका नाम क्या था, उदयीन या उदयभद्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और ख़ास बात यह है अजातशत्रु, देखिए ये पहली बौद्ध संगीति करवाया था, पहली बौद्ध संगीति करवाया था। ठीक है ना।
पहली बौद्ध संगीत कौन करवाया था? अजातशत्रु। दूसरी कौन करवाया था? कालाशोक। तीसरी कौन करवाया था? अशोक। चौथी कौन करवाया था? कनिष्क ने करवाया था। ठीक है, ध्यान रहे। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त ने शासन विस्तार में निम्न में से किसने मुख्य रूप से मदद की थी? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में, यहाँ पे जहाँ पे ने है, ये ने नहीं रहेगा, क्या रहेगा? के रहेगा। के शासन विस्तार में निम्न में से किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य, शुद्धोधन, शूद्रक, उमागुप्त। तो चंद्रगुप्त की बात करें, चंद्रगुप्त जो है ये है चाणक्य का शिष्य था। तो चाणक्य ने क्या किया था? मदद किया था। चाणक्य क्या था? जब क्या नाम है? चाणक्य, गुणिपुत्र चाणक्य, ये चंद्रगुप्त के क्या थे? पीएम थे, यानी कि प्रधानमंत्री था ये। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी और चाणक्य के कहने पर घनानंद का विनाश किया था। घनानंद क्या था? यह जो है नंद वंश का शासक था। क्यों? क्योंकि जो घनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती करी थी, और यह बात चंद्रगुप्त को बताने के बाद चंद्रगुप्त साथ मिलकर एक राजनीति खेलता है और जो है नंद वंश पर, घनानंद के ऊपर आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की भी जीत होती है और मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, निम्न में से नंद वंश का संस्थापक कौन था? कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन, महापद्मनंद। तो संस्थापक कौन था? तो संस्थापक हो जाएगा महापद्मनंद। एक ट्रिक है, हसीन मासुका सात, हसीन मासुका सात। तो हा से हो जाएगा हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, माँ से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, का से कण्व वंश, सात से सातवाहन वंश। ठीक है, यह मगध के सभी राजवंश हैं। अगर पूछे यानी पूछा नंद वंश यानी कि तीसरे नंबर का राजवंश था। तो तीसरे नंबर का राजवंश था, तो यह है इसके पहले कौन सा वंश था? तो कह सकते हैं शिशुनाग वंश था। शिशुनाग वंश को समाप्त करने के बाद महापद्मनंद क्या करता है? नंद वंश की स्थापना करता है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को निम्न में से क्या कहा गया है? ग्रामपति, ग्रामक, भोजक, ज्येष्ठक। तो क्या बोला गया है? ग्रामक बोला गया। क्या बोला गया है? ग्रामक। आगे चलते हैं। निम्न में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसिंह की हत्या की थी? वाह, ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए। एक कहावत सुने होंगे, भाई जैसा हित ना भाई जैसा दुश्मन। तो यह क्या किया था? अपने बड़े भाई की हत्या करने वाला कौन शासक था? तो इसमें क्या हो जाएगा? अशोक, कनिष्क, सिमुक, अजातशत्रु। अशोक था। अजातशत्रु ने तो अपने पिताजी को मारा था। अशोक 100 भाइयों की हत्या करने के बाद प्लस एक अपने बड़े भाई की हत्या करने के बाद क्या बना था? यह शासक बना था अशोक, मौर्य साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य का एक महान शासक था अशोक। ठीक है, और उसका जो बड़ा भाई था उसका नाम क्या था? सुसिंह। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। सांची इनमें से किस कला व मूर्ति कला का निरूपण है? भैया ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। ईसाई, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म। सांची का स्तूप सुने होंगे। कौन बताएगा सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यह कौन से धर्म से संबंधित है सांची? तो यह है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया है, हीनयान, महायान। फिर बाद में फिर टूटा था, बन गया था यह वज्रयान। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। और
मृत्यु के समय इन्हें क्या बोला गया था? महापरिनिर्वाण का शब्द बोला गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न निम्न में से शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। यानी कि किस शासक ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र, यानी कि पाटलिपुत्र इसका वर्तमान नाम क्या है? पटना। ठीक है ना? तो कौन किया था? उदयीन, घनानंद, अजातशत्रु। देखिए जब मगध था ना, मगध के समय दो ही राजधानी थी, पाटलिपुत्र या वैशाली। वैशाली से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से वैशाली, ये हमेशा राजधानी क्या हुई है? कुत्ती रही है। दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयीन। कौन किया था ये? उदयीन। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, जो वेदों का विरोध करते थे, और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? श्रमण, श्रेष्ठिन, अर्थवन, यजमान। किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। बौद्ध धर्म पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? देखिए बौद्ध धर्म में जो पिटक है कुल तीन पिटक हैं। इसे बोला जाता है त्रिपिटक बोला जाता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और धम्म पिटक। यह कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों ये लिखा गया था पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? श्रीलंका में हुई थी। कहाँ हुई थी? श्रीलंका में। आगे चलते हैं। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण, ये निर्माण होता है, निर्माण हो गया है, प्राप्त किया था? कपिलवस्तु में, पावा में, कुंडग्राम में, कुशीनारा या कुशीनगर में? तो अभी हमने जस्ट ही बताया था कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर। ठीक है। मृत्यु को क्या बोला गया है? महापरिनिर्वाण बोला गया है। आगे चलते हैं। निम्न में से वेदों की संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है नॉर्मली बोलचाल की भाषा में। 5, 4, 3, 2। देखिए 4 है, कितने इसके हो जाएगा राइट आंसर? 4। पहला क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देखिए ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्य कहते हैं, तो यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना? और जितने भी हमारे वेद हैं इन सब के भी उपवेद हैं। हमारे वेद कितने हैं? 4। और उपवेद भी कितने हैं? 4। ठीक है ना? कौन बताएगा ऋग्वेद का उपवेद क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम निम्न में से क्या था? पर्ण, काकड़ी, दिनार, तोल। तो मौर्य काल में पर्ण था। क्या था? मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम क्या था? पर्ण। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? वेद त्रयी, देखिए यानी कि जो पहली रचना हुई थी 3 वेद की रचना हुई थी, इसमें जो राइट देखिए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भैया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साफ साफ दिख रहा है सामवेद, क्योंकि जिस ऑप्शन में अथर्ववेद है वह तो गलत है तुरंत। ठीक है ना? तो तीनों ऑप्शन में अथर्ववेद है। अथर्ववेद जो है ये वेद त्रय में नहीं आता है। तो सबसे पुराना कौन सा वेद इसमें है? ऋग्वेद है। इस जिसमें 1028 सूक्तियाँ हैं, 10 मंडल हैं। ठीक है। और सामवाद में सामवाद गायन का है, जिसमें सारे गामा पा धा नि सा संगीत का जो लय होता है यह सामवेद से ही लिया गया है प्राचीन के। आगे चलते हैं। निम्न में से आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? आर्य जो आए थे यूरेशिया से, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था? विद्वान, वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ थे। आर्य लोग क्या थे? श्रेष्ठ थे, अच्छे कुल के थे।
ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ या कुलीन। निम्न में से चाणक्य का क्या नाम था? देखिए चाणक्य का नाम जो था वो तो बाद में है, गुणिपुत्र, इनको गुणिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी थी। ये तक्षशिला के क्या थे, अध्यापक थे माने जाने। इनका जो रियल नाम था, इनका नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था, विष्णुगुप्त। हड़प्पावासी इनमें से किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी कि हड़प्पावासी, जिसे हम संदेह सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता को संदेह सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता के भी नाम से जाने जाते हैं। तो हड़प्पा के लोग कौन से वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास, कांसे के औजार, जौ और मुद्राएं। तो ये मैक्सिमम क्या करते थे, कपास उगाते थे, कपास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपास। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से निम्न में से किस प्रकृति का प्रयोग किया था? मगधी, अर्धमगधी, अंगिका, सुरसेनी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से निम्न में से किस प्रकृति का प्रयोग किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्धमगधी हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट विदत की हत्या कर उनमें से किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में की थी? अभी हमने ट्रिक बताया था, हसीन, मासुका, सात, हरेक वंश, शशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, गौड़ वंश, सातवाहन वंश। तो शुंग वंश है तो पिस जो है नंद वंश, सॉरी मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था, बृहदत्त की हत्या कौन किया था शुंग वंश की स्थापना करने का? यानी कि ये शुंग वंश किया, यानी कि शुंग वंश कौन से नंबर का है, ये 5वें नंबर का वंश है। तो शुंग वंश की स्थापना कौन किया था? भागभद्र, अग्निमित्र, वासुमित्र, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ही क्या किया था, ये शुंग वंश की स्थापना की है। तो बाकी जितने भी नाम दिए गए हैं सब शुंग वंश के राजाओं के ही नाम हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को कौन सी फसल का ज्ञान नहीं था? तो गेहूँ, तंबाकू, जौ, चावल। तंबाकू, सुरती हो भैया, सुरती खाला, सुरती आ जाए फुर्ती, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? कुषाण, कण्व, मौर्य, गुप्त। अभी हमने जस्ट बताया कि मगध के बाद ही सारे वंश आए थे, तो मौर्य वंश क्या है, इसमें सबसे प्राचीन है। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम दीवान पियादसी भी था? दीवान पियादसी यानी कि देवताओं का प्रिय, देवताओं का प्रिय। तो महावीर, चंद्रगुप्त, अशोक, गौतम बुद्ध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वह शासक कौन था? अपने अंतिम समय में अपनाया था, तो भैया यह कौन था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य देखिए, यह अपने अंतिम समय में क्या किया था, स्वेच्छा से अपनी राजपाट को त्याग दिया था और कर्नाटक चला गया था। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जा करके, बेलगोला में जैन धर्म के संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। कौन था भैया, यह चंद्रगुप्त मौर्य। आगे चलते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कलिंग विजय के दौरान जब ये कलिंग पर आक्रमण किया था तो अशोक महान कौन सा धर्म को अपनाया था? हिंदू, जूडिज्म, जैन, बौद्ध। तो ये कौन सा अपनाया था धर्म? बौद्ध धर्म। अपने भतीजे के कहने पर क्या किया था, यह बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो आपको थोड़ा सा हम कलिंग आक्रमण के बारे में कहानी बता देते हैं। एक बार की बात है, जो अशोक जंगल में गया था भ्रमण करने के लिए। जंगल में एक सुंदर लड़की को देखता है और उससे वह प्रेम कर बैठता है। प्रेम करने के बाद वह बात यहाँ तक पहुँचती है, वह उससे विवाह करना चाहता है।
लेकिन लड़की कलिंग की रहने वाली थी और कलिंग का नियम ये था कि कलिंग की कोई भी लड़की किसी अन्य राज्य में विवाह नहीं करेगी। जबकि प्रस्ताव विवाह का प्रस्ताव लेकर अशोक कलिंग के राजा के पास गया। वो अपनी बातों को रखता है, लेकिन कलिंग के राजा ने क्या कर दिया, इसकी बातों से इनकार कर दिया। इस वजह से अशोक गुस्से होकर जाता है। इसके बाद बिना बताए आक्रमण करता है। जब कलिंग पर आक्रमण करता है तो कलिंग का रूल ये होता है कि जब भी कलिंग पर आक्रमण होगा तो बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब एक साथ युद्ध लड़ेंगे, ऐसा था। जब वो आक्रमण करता है तो युद्ध में ऐसा ही हुआ। बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सब क्या करी, उस युद्ध में हिस्सा ली। लेकिन अशोक बहुत ही तेज तर्रार राजा था। वह सबको एकदम समझिए कि काटते छाटते पहुंच गया। और संजोग ऐसा देखिए, जब वह उसकी तलवार चल रही थी, उसी की तलवार से एक गर्दन कटी। वह गर्दन थी उस लड़की की जिस लड़की से यह प्रेम करता था। अब सोचिए कितना खराब फील हुआ होगा, जिसको वह प्यार करता हो और उसी के हाथों उसी का मर्डर हो जाए तो उसका क्या बीतेगी। वहीं से इसका हृदय पिघला और यह बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तभी हमने एक गाना गाया था, ऐसा क्या गुनाह किए जो लुट गए, जो लुट गए तेरी मोहब्बत में, ए खुदा ऐसा क्या गुनाह किया। ठीक है, तो ये है बाबू कलिंग विजय का कहानी। ठीक है, आगे चलते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो तक्षशिला, फारस, बेबीलोन, मिसिडोनिया। तो बेबीलोन में हुई थी, हम लोग बचपन में पढ़े थे, ठीक ना, 323 में हुई थी। इनमें से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान है, अशोक, उपाली, कनिष्क, महाकश्यप। देखिए एक ट्रिक है, कौन शासक ने कब कौन सी बौद्ध संगीति करवाई थी, इसका एक ट्रिक है, ए से हो जाएगा अजातशत्रु। पहली बौद्ध संगीति कौन करवाया था, अजातशत्रु। दूसरा हो जाएगा कालाशोक, क्या हो जाएगा, कालाशोक। और तीसरी ट्रिक है अशोक। और तीसरा ही पूछा है, तो इसमें अशोक ऑप्शन में है भैया। और चौथी कौन हो जाएगी, कनिष्क हो जाएगी, ध्यान रहे। बिंदुसार ने विरोधियों को कुचलने के लिए अशोक को निम्न में से कहाँ भेजा था। देखिए अशोक के बाबूजी का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के दो शेर थे, अशोक और सुसीम। सुसीम जब अपने जहाँ का राज्यपाल था वहाँ के माहौल को संभाल नहीं पाया, तब अशोक जाता है और क्या करता है, विरोधी को कुचलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन, स्वर्णागिरी, वैशाली, तक्षशिला। तो कहाँ गया था भैया, ये तक्षशिला गया था। कहाँ गया था, तक्षशिला गया था। और अशोक की ही देन है जो श्रीनगर की स्थापना हुई थी, वहाँ पे विद्रोह दमाने के लिए गया था। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय निम्न में से क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों को पूछ रहा है, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, व्यवसाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पशुपालन। वो लोग गाय पालते थे, ठीक है ना, गाय पालते थे। और गाय से संबंधित जो प्रावधान थे उसे बोला जाता था गविष्टि, ठीक है ना, गविष्टि जो अधिक गाय पालता था। और उस समय जब गाय चोरी होती थी तो राजा के द्वारा मृत्यु दंड दिया जाता था, ठीक है ना। निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, हड़प्पा सभ्यता। तो हम एक ट्रिक बताए थे, हरामी के अंदर दया नहीं होती, हरामी के अंदर दया नहीं होती। 1920 कब नहीं होती थी, 1920-21 में। तो हरामी एक ट्रिक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, यानी कि जब खुदाई हुई थी उसका ट्रिक बनाए हैं। तो हा से हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, रामी से हो जाएगा रावी नदी किनारे। हड़प्पा सभ्यता पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कौन सी नदी किनारे हुई थी, तो रावी नदी के किनारे। तो हो जाएगा हड़प्पा, और रामी से क्या हो जाएगा, रावी, है दोनों काट दो। और दया से हो जाएगा दयाराम साहनी, ठीक है ना। कब किए थे ये, 1920 में किए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के घर निम्न में से
देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। सिंधु सभ्यता के घर निम्न में से कैसे बनाए जाते थे, या किसके बनाए जाते थे, ऐसा कह सकते हैं। तो पत्थर से, ईंट से, लकड़ी से, बांस से। तो दोस्तों बता दें, ये बनाए जाते थे ईंट से, क्योंकि हमने कहा अभी पहले क्वेश्चन आया था सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, शहरी थी। और जो मकान बने थे वो पक्के बने थे, ईंटों के बने हुए थे। यहाँ पे पक्की नालियाँ भी पाई गई हैं साक्ष्य में। और ख़ास बात यह है कि मकान हमेशा पीछे की तरफ खुलते थे। कहाँ खुलते थे? पीछे की तरफ। आगे चलते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते निम्न में से किस उपनिषद से लिया गया है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ईश उपनिषद, कंठ उपनिषद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? अभी देखिए हमने ऊपर बताया है। तो यह किसके प्रधानमंत्री थे? जो मौर्य वंश के संस्थापक थे उनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ही विवाह किया था ना हेलेना से, जो सेल्यूकस निकेटर के जो है सेनापति की बेटी थी। और घनानंद की बहन से भी शादी की। इसका नाम क्या था? देखिए नाम नहीं याद आ रहा है, उसका नाम नहीं याद आ रहा। घनानंद की बहन से भी शादी किया था यह। मौर्य साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, बिंदुसार। भी हमने बताया कौन किया था यह? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल इनमें से किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल, संस्कृत का काल इनमें से किसे जाना जाता है? तो यह देखिए जाना जाता है 1500 से 1000 और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक यह उत्तर वैदिक काल जाना जाता है। ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल। निम्न में से त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। बौद्धों का है विनय पिटक, सुत्त पिटक, धम्म पिटक। पाली भाषा में लिखा गया था। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? देखिए उसकी पत्नी ढेर सारी थी। एक ऐसी पत्नी थी जो अशोक के बेटे कुणाल से ही शादी करना चाहती थी, संबंध बनाना चाहती थी। बाद में जब कुणाल उसकी बातों को नहीं मानता है तो वह क्या करती है? उसके दोनों आंखें फोड़वा देती है। जब बाद में जानकारी किसे मिलती है? अशोक को। तो अशोक डायलॉग मारता है कि इन हाथों ने हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला है। और वह उसको जिस महल में रहती थी उस महल में जिंदा जलवा दिया था। और उसी की एक पत्नी थी जो उससे बहुत प्रभावित रहता था। तो उसका नाम था, कंप्यूटर महोदय लॉक किया जाए, कारुवाकी। आगे चलते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? आदि ग्रंथ किसे कहा था? भारतीय संगीत का। संगीत पूछा है भैया। संगीत मतलब सारे गा मा पा धा नी सा, सामवेद सामवेद सामवेद, डीजे डीजे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में निम्न में से कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? जैन परंपरा के अनुसार तीर्थंकर पूछ रहा है तो कितने हुए हैं? 24वें। और 24वें थे कौन? महावीर थे। कौन बताएगा? महावीर के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध के बाबूजी का नाम सिद्धार्थ था, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनमें से किस शासक की शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के समय में हुआ था। अशोक जब कलिंग युद्ध हार गया था, जीत गया था, तभी किया था। पुष्यमित्र शुंग, संग लिख दिया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में निम्न में से किस पद पर आसीन था? पुष्यमित्र शुंग। तो भैया गवर्नर था, प्रधानमंत्री था, सेनापति था, इनमें से कोई नहीं। तो क्या था यह? गवर्नर था। बहुत चोट्टा आदमी था ये पुष्यमित्र शुंग।
पुष्यमित्र शुंग क्या करता है, गवर्नर था और धोखे से बृहस्पति को मार देता है और शुंग वंश की शुरुआत करता है। ठीक है ना। प्रारंभिक कार्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो सही बात है, यह नगरों में ही निवास करते थे मुख्यतः। निम्नलिखित में से उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का पूछ रहा भैया। उज्जैन आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। अवंतिका, धान्यकटक, तक्षशिला, कान्यबुज, या ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवंतिका। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? अभी देखिए हमने कहा था ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल ये 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है ना। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज निम्न में से कहाँ पर हुई है? हड़प्पा में हुई है, लोथल में हुई है, चहुंदड़ों में हुई है, कालीबंगा में हुई है। तो कहाँ हुई है मालिक? तो यह हुई है लोथल में हुई है। कौन बताएगा मेकअप के सामान खुदाई के दौरान कहाँ मिला था? मेकअप के सामान। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग इनमें से कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का पूछा तो ये शुल्ब सूत्र हो जाएगा। सिकंदर महान और पौरुष की सेनाओं में निम्नलिखित किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो सतलज, रावी, झेलम, चेनाब। तो कौन सी नदी थी ये? झेलम। आपको सिकंदर के बारे में कहानी बताते हैं। सिकंदर आया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, और आक्रमण करने से पहले युद्ध होता है पोरुष से, राजा पोरुष से। पोरुष से युद्ध होता है। पोरुष युद्ध में क्या करता है, हार जाता है। तो सिकंदर कहता है कि तुम हार गए हो और हारने के बाद तुम अपना सर हमारे कदमों में झुका दो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो पोरुष कहता है कि मैं सर कटा सकता हूँ लेकिन झुका नहीं सकता हूँ। इन बातों से सिकंदर की पत्नी खूब प्रभावित थी और सिकंदर डर गया कहीं सिकंदर की पत्नी पोरुष के पक्ष में ना चली जाए। और सिकंदर क्या करता है, रक्षाबंधन मंगवाता है और रक्षाबंधन मंगवा करके राजा पोरुष से क्या करता है, ये विवाह करवा देता है। रक्षाबंधन मंगवा करके राजा पोरुष से क्या करता है, ये राजा पोरुष को राखी बंधवा देता है। और राखी बंधवाने के बाद राजा पोरुष सिकंदर की पत्नी का भाई बन जाता है और सिकंदर बन जाता है जीजा। अब दोनों की सेनाओं जब एक हो जाती हैं तो कौन सी नदी किनारे पड़ाव डालती हैं? झेलम नदी के किनारे। बहुत बढ़िया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता का पंत नगर बंदरगाह इनमें से कौन था? रोपड़, कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदाड़ो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल था। लोथल क्या था? बंदरगाह था। निम्न में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? अथर्व, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो सामवेद के बारे में क्या की गई थी? सूचना दी गई थी। सामवेद में ही गायन के जो है सारे मंत्र हैं, जैसे सारे गामा पधा निसा। और जो सामवेद है उससे मैक्सिमम मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो दोस्तों आज का ये था आपका टॉप 50 क्वेश्चंस और आपके हिस्ट्री का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये कहीं ना कहीं आपके पेपर में पूछा जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों एकदम दिल से झकास मन से आप वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके सूचना दे सकते हैं ताकि अगली वीडियो में सुधार किया जा सके। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।